नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेकर। मैं पिछले कई सेशंस इस चक्कर में आप लोगों को दे रहा हूँ कि ताकि आप यूजीसी नेट में जेआरएफ को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर पाएँ। साथ ही मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन सेशन से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। हम जो बात कर रहे थे पिछले कई सेशन से वो बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की, रिसर्च की, मार्केटिंग की, एचआर की, फाइनेंस की और रिसर्च मेथोडोलॉजी की। तो आज जिस उस सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए जो चीज बात करने वाला हूँ वो इकोनॉमिक्स का मेरा यह चौथा बूस्टर प्री एग्जाम लेक्चर है, जिसमें मैं बात करूंगा इन्फ्लेशन की। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर पेपर सेकंड की तैयारी कराता हूँ मैनेजमेंट कॉमर्स एंड लेबर लॉ के सब्जेक्ट्स के लिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरा चैनल को लाइक कर सकते हैं, आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में डालकर अपने क्वेश्चंस का जवाब पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, अखबारों में हर जगह छाया रहता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है कि इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है कि एग्रीगेट प्राइस और ऑलवेज इंक्रीजिंग इन द कंट्री, कि जो प्राइस है वो हाइक होता रहता है, प्राइस हाइक होता रहता है और जो मनी की वैल्यू है वो डाउन होती रहती है। मैंने कहा कि प्राइस हाइक होता है, मनी की वैल्यू डाउन होती है, तो इस चीज को कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर मैं इसे हिंदी भाषा में कहूँ तो महंगाई। महंगाई का मतलब तात्पर्य क्या होता है कि जो चीज पहले 1 रुपए में मिलती थी अब वो 5 रुपए में मिलती है। तो इसको दो तरीके से हम कह सकते हैं कि या तो दर बढ़ गई है या रुपए की कीमत गिर गई है। तो महंगाई का मतलब होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज ये सस्टेनेबल राइज करता है, बट द वैल्यू ऑफ करेंसी हमेशा डाउनवर्ड जाती है, जिस चीज को कहते हैं इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चंस यूजीसी नेट में आ चुका है मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, हम इसको 4 टाइप में बांट सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होता है जो 2% की रेट से अगर महंगाई बढ़ती है, यानी कि 2% की रेट से अगर महंगाई बढ़ती है, ठीक है, तो या हम कहें कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन रेट इज लेस देन 2%। creeping inflation rate is less than 2%, that means prices are increasing gradually, तो इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? द इन्फ्लेटरी रेट ऑफ अ कंट्री इज अराउंड 5%। जब 5% इन्फ्लेटरी रेट रहता है तो वॉकिंग इन्फ्लेशन कहलाता है, और ये क्रीपिंग से ज्यादा होता है। वट ऑब्वियस है कि वहां 2% की बात हुई है, यहाँ पे 5% की बात हो रही है। तीसरा है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है रेट ऑफ ग्रोथ इन प्राइसेस आर मोर। मैंने कहा रेट ऑफ ग्रोथ इन प्राइसेस आर मोर, दैट इज द इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10%। जब महंगाई की दर 10% तक पहुंच जाती है तो इसको रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि क्रीपिंग 2% है, वॉकिंग 5% है और रनिंग 10% है, तो जाहिर सी बात है कि उन सबसे ज्यादा होता है। गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन यूजीसी नेट में मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है हायर ग्रोथ रेट कंपेयर टू द अर्लियर स्टेजेस। 25% की दर यहां पहुंच जाती है और ये एक्सट्रीम होता है। ये एक्सट्रीम होता है कि 25%, यानी कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा होता है क्रीपिंग, वॉकिंग और रनिंग इन्फ्लेशन से। और ये कंपेयर जब किया जाता है तो स्टेज पर ये एकदम अपर साइड पाया जाता है। एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ये वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इस बूस्टर डोज में जो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंड्यूसमेंट। ये तो स्पीड के बेस से था, यानी कि 2%, 5%, 10%, 25%। अगर इंड्यूसमेंट की बात करें तो इंड्यूसमेंट के हिसाब से फिर हम इन्फ्लेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: डेफिसिट इंड्यूस्ड, वेज इंड्यूस्ड, प्रॉफिट इंड्यूस्ड और स्कार्सिटी इंड्यूस्ड। डेफिसिट का मतलब होता है द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट।
द डेफिसिट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंट्री और फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय जब घाटा होने लगता है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट होने लगता है, ठीक है, तब ये कहलाता है डेफिसिट इंड्यूस, तो महंगाई हमेशा बढ़ेगी, ठीक। द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू द मेंशन रीजन, यानी कि फिस्कल डेफिसिट हो रहा है इसलिए करेंसी की वैल्यू गिर रही है, तो ये डेफिसिट इंड्यूस कहलाता है। वेज इंड्यूस का मतलब होता है हायर वेज एंड सैलरीज, द मनी सप्लाई इन द कंट्री इंक्रीजेस लीडिंग टू इन्फ्लेशन। वेज के रेज हाई हो चुके हैं, सैलरी और मनी की सप्लाई जो कंट्री में है वो इन्फ्लेशन को लीड कर रही है, यानी कि जो वेज और सैलरीज होती हैं, ठीक है, वो जब हाई हो जाती हैं, ठीक, उनके रेट हाई हो जाते हैं तो इन्फ्लेशन माना जाता है। इसको वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, वेज की वजह से, इंड्यूस्ड का मतलब वेज की वजह से, डेफिसिट का मतलब डेफिसिट की वजह से। प्रॉफिट इंड्यूस्ड का क्या मतलब हुआ कि हायर द प्रॉफिट द ऑर्गेनाइजेशन अर्न, जब ऑर्गेनाइजेशन हायर प्रॉफिट अर्न करती है, दे टेंड्स टू शेयर with their stakeholders with induce the money supply and reduce the value of the money। वो शेयर तो करती है प्रॉफिट को, लेकिन क्या होती है, मनी की वैल्यू घट चुकी होती है। जब मनी की वैल्यू घट चुकी होती है और प्रॉफिट जब शेयर होता है तो अपने आप में ही बहुत कम लगता है, और कम लगता है तो ये महंगाई की दर जो कहलाती है वो प्रॉफिट इंड्यूस शेयर कहलाती है, प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। स्कार्सिटी इंड्यूस्ड, स्कार्सिटी का मतलब है कि कमी, कमी का क्या मतलब है कि रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट फैक्टर स्कार्सिटी, यानी कि जो कच्चा माल है, ठीक है, जैसे ऑयल में कहें क्रूड ऑयल है, इसकी बहुत कमी हो गई, जो कमी हो गई, जो पक्का माल है उसकी कीमतों को उछाल दिया जाएगा, ठीक है, जब उछाल दिया जाएगा तो ये कहलाएगा स्कार्सिटी इंड्यूस्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंड्यूसमेंट चार तरीके की इन्फ्लेशन महंगाई हुई, डेफिसिट की वजह से महंगाई, वेज रेट की वजह से महंगाई, प्रॉफिट की वजह से महंगाई। प्रॉफिट की वजह से यहाँ ध्यान देने की चीज है कि प्रॉफिट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन रुपए की कीमत गिर रही है। स्कार्सिटी का मतलब है कि कच्चे माल में कमी का होना। करेंसी इंड्यूस्ड भी होती है, करेंसी इंड्यूस्ड में क्या होता है, ये कॉमर्स में पूछा गया है। करेंसी इंड्यूस्ड में द वैल्यू ऑफ करेंसी फ्लक्चुएट्स ड्यू टू वेरियस इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस। कभी आप देखते हो कि हमारे रुपए की कीमत डॉलर से इतनी कम रह गई, कभी रुपए की कीमत ज्यादा थी, कभी रुपए की कीमत बराबर आ गई, तो ये जो इंड्यूस्ड होता है महंगाई को प्रोत्साहित करता है, और इस प्रोत्साहन को कहते हैं करेंसी इंड्यूस्ड। सेक्टोरियल इन्फ्लेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर सेक्टर में किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ या मनी की सप्लाई की वजह से जब इन्फ्लेशन को अफेक्ट होता है तो वो सेक्टोरियल इन्फ्लेशन कहलाता है। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आईटी सेक्टर हो सकता है, एयरवेज सेक्टर हो सकता है, कपड़ा उद्योग हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा, लेकिन वो सेक्टर बहुत काम का होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि वो सेक्टर बहुत काम का होना चाहिए और वो जीडीपी में मदद कर रहा हो, मैक्सिमम मदद कर रहा हो, तो वो इन्फ्लेशन को लीड करेगा। फॉरेन ट्रेड इंड्यूस्ड का मतलब है इफ द कंट्री हैज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि हम बात करें कि फॉरेक्स की, ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट मींस द कंट्री एक्सपोर्ट आर लेस, एक्सपोर्ट्स लेस है देन द इंपोर्ट्स, यानी कि हम मंगा ज्यादा रहे हैं, भेज कम रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है, वो कहलाएगा फॉरेन ट्रेड इंड्यूस्ड। वॉर टाइम ये स्पेशल इन्फ्लेशन होता है, ये हर समय नहीं होता, किसी भी स्पेशल कंडीशन में जब पाया जाता है, जैसे सपोज करिए कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं। कभी जैसे आप मान सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान की वॉर हुई थी, चाइना इंडिया की वॉर हुई थी, तो उस वॉर के समय जो हम चीज़ों को बैलेंस करने में समय लगता है तो रुपए की कीमत गिर जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। तो इस टाइम को जो स्पेशल कंडीशन होती है, वॉर टाइम, पोस्ट वॉर और पीस टाइम, ये कोरोना टाइम भी इसमें शामिल है कि जब कभी भी दुनिया में पैंडेमिक कंडीशन होती है, डिजीज कंडीशन होती है, ठीक है, तो भी उस समय महंगाई की दर ज्यादा रहती है। अब अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कवरेज, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, तो एक्सटेंट ऑफ कवरेज के हिसाब से बेस्ड ऑन द कवरेज इकोनॉमिस्ट क्लासिफाई द इन्फ्लेशन एज ओपन एंड रिप्रेस्ड। एक तो ओपन इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, कवरेज के हिसाब से कि सब जगह एक जैसा है। एक हो गया रिप्रेस्ड, रिप्रेस्ड का मतलब स्पेसिफिक और थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव और स्पोरेडिक भी बोलते हैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव और स्पोरेडिक भी बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ओपन हो गया, स्पोरेडिक का मतलब हो गया रिप्रेस्ड। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ कंट्री, कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारी कंट्री की
के कौन सी एक्टिविटीज पर इसका फर्क पड़ता है। प्रोड्यूसर पे फर्क पड़ता है, ठीक है। प्रोड्यूसर पे फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो रुपए के उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा हायर प्राइस की वजह से। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैप्पी टू रिसीव मोर रिटर्न ऑन देयर लैंडिंग, हम ये कह सकते हैं कि इनको भी बहुत बड़ा फायदा होता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को। वेज एंड सैलरी अर्नर, इनके लिए क्या होता है, वेज होल्डर्स विल स्ट्रगल टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि रुपए की कीमत गिर रही है, इनकी बढ़ रही है तो रुपए की कीमत गिर रही है, इसलिए इनको थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज रहता है। ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप, फिक्स्ड इनकम ग्रुप में वैल्यू ऑफ द करेंसी इज फॉलिंग। हमेशा ध्यान रखिए कि इन्फ्लेशन हमेशा वैल्यू ऑफ करेंसी से देखा जाता है। वो वैल्यू ऑफ करेंसी अगर इनकम ग्रुप में देखी जा रही है, ठीक है, यानी कि हमें देखने में तो 50,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अगर उसकी मैं मार्केट में खर्चे करके और जब मैं निकाल रहा हूं तो वो मेरे लिए 50,000 जो कीमत है। एक दो तरीके की चीजें, एक जगह आप रह रहे हो तो आपकी जो इनकम ग्रुप है और उनकी आपकी आवश्यकता है वो 50,000 1 लाख के बराबर है, और दूसरी जगह आप देख रहे हो कि आपके 50,000 सिर्फ 25,000 के बराबर है, तो यहां पर इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। ऑन इन्वेस्टर्स हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर विल रिसीव मोर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनको फायदा होगा इन्फ्लेशन से क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर हाइक करेगा प्राइस तो इनको भी फायदा होगा। फार्मर्स जरूर सफर करेंगे। फार्मर्स इसलिए सफर करेंगे कि उन्होंने जो बोया था वो रेट अलग था उस समय के, और जब काटेंगे वो रेट अलग होगा, और उनकी महंगाई और इन सारी चीजों को देखते हुए हो सकता है कि इस पर खरीदारी पर फर्क पड़े। On social, moral, political effect due to money supply, the higher the cash in hand, the social moral value are decline in the society, political disturbance. हमेशा यहाँ दिक्कत होती है। आज आप देखिए कि जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है कोरोना की वजह से वो परेशान है, सारे पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोग महंगाई को रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं हमारा जीडीपी ग्रोथ घट गई, इकोनॉमी रेट गिर गया, तो ये दिक्कतें इनके साथ आ सकती है। अब ये दो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड व्हेन द इकोनॉमी इज लेस एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो यहाँ पर ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ये पूछा गया था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देके जाइएगा। इन्फ्लेशन विल रिजल्ट इफ देयर इज टू मच स्पेंडिंग व्हेन कंपेयर टू आउटपुट, हम खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और उसका परिणाम कम निकल रहा है, तो ये चीज जो कहलाती है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। क्या कहा मैंने, इन्फ्लेशन विल रिजल्ट इफ देयर इज टू मच स्पेंडिंग, यानी कि खर्चे ज्यादा है, व्हेन कंपेयर टू द आउटपुट, लेकिन उसका रिटर्न कम आ रहा है हमारे पास। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, हमेशा इसमें एक कंडीशन फुलफिल होती है कि आपसे या तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन पूछेगा तो जो नीचे वाला मैंने कॉलम लाल किया हुआ है वो पूछेगा, या ये पूछेगा आपसे कि कौन सी कंडीशन होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई which leads to price hike and inflation, और इसकी वजह से क्या होगा कि जब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई होता है तो हमेशा क्या होता है, प्राइस उछलता है। जब प्राइस उछलता है तो प्राइस के साथ ही तो महंगाई उछलेगी, तो इसको यहाँ याद करने की कंडीशन है, आपको याद रखने की कंडीशन है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब अगला एक पॉइंट और आया, कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये डिमांड पुश और कॉस्ट पुश में थोड़ा सा अंतर है, ये भी बहुत पूछा जाता है। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय चेंज इन द सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पे डिमांड की वजह से क्या होता है कि डिमांड में मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई हमारी कम है और डिमांड इज ग्रेटर है, तो ये डिमांड पुल कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय चेंज इन द सप्लाई, हमने सप्लाई के मोड में ही चेंज कर दिया क्योंकि इकोनॉमी की वजह से, तो इट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम क्या करता है हमेशा कि जो हमारी बनाने की क्षमता है वो महंगी हो जाएगी, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन हमारे बढ़ जाएंगे। इनिशियली इंक्रीजेस इन कॉस्ट लीड्स टू अ चेन ऑफ वेज इंक्रीज विच लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड्स, जब वेज रेट बढ़ेंगे तो डिमांड की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इतने पोर्शन को, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि ये दो क्वेश्चंस आपके मैनेजमेंट और कॉमर्स में यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद कंट्रोल कैसे करते हैं,
कंट्रोल करने के भी हैं आपके कि मॉनेटरी मेजर्स जब लेंगे, जब महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को मॉनेटरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो वो मॉनेटरी मेजर्स क्या हो सकते हैं? बैंक रेट में चेंजेस करना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को मोड को कंट्रोल करना, चेंज करना, रिजर्व रेशोज के को चेंज करके हो सकता है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल को चेंज करके हो सकता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज करके हो सकता है। ठीक है, फिस्कल मेजर्स भी हो सकते हैं। फिस्कल का मतलब आपका जो राजकोषीय है। ठीक है, राजकोषीय को क्या कर सकते हैं? टैक्सेशंस को हम जब कर सकते हैं कि टैक्सेशंस को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। पब्लिक बोरोइंग को ध्यान देकर कर सकते हैं, डेब्ट मैनेजमेंट को कर सकते हैं, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द होम करेंसी के लिए हम काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं। ठीक है, अदर्स क्या हो सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए? वेज पॉलिसीज में अमेंडमेंट हो सकता है, प्राइस कंट्रोल मेजर्स एंड राशनिंग द एसेंशियल सप्लाईज, इसको मॉडिफाई करके हो सकता है, मोरल सक्सेशन में हो सकता है। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे मैंने इन्फ्लेशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करे। एक बार फिर मैं इसको रिपीट करा दूं कि ये यहाँ पर पूछा गया है कि कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन कैसे होता है। इसके बाद ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, और इफेक्ट क्या होता है कंट्री पर, पूछा जा सकता है आपके। और 3 तरीके का इन्फ्लेशन हमने बताया है कि एक्सटेंट ऑफ कवरेज के हिसाब से इन्फ्लेशन क्या है, इंड्यूसमेंट के हिसाब से इन्फ्लेशन क्या है, और इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये पूरी तरीके से बहुत सिंपल वर्डिंग में, बहुत ही शॉर्ट में, एक बूस्टर डोज की तरह मैंने समझाने में सफल रहा हूँगा। कोशिश करिएगा कि इससे पहले लेक्चर्स भी मेरे आप सुन सकते हैं, मार्केटिंग के, एचआर के, ओबी के, रिसर्च के, इकोनॉमिक्स के, एंटरप्रेन्योरशिप के, स्ट्रेटजीज के। और कोशिश करिए कि सुनना ही नहीं है, आपको नोट्स भी बनाने हैं ताकि आपको सफलता पक्की तरीके से मिल जाए। और विशेष ध्यान रखिए कि जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ध्यान रखिएगा कि शिक्षा का मतलब होता है प्रसार प्रचार। आप इन चैनल्स का, इस लेक्चर्स का जितने लोगों में शेयर कर सकते हैं उतना ही उनका भला होगा। तो कोशिश करिए कि जुड़ते रहें, जुड़े रहें, लोगों को जोड़ते रहें, लेक्चर्स का प्रचार प्रसार करते रहें और इसको समझकर पढ़ते रहें। ध्यान रखिए कि किसी ने कहा है कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, समय कम है लेकिन हम कर लेंगे। नोट्स बनाते रहिए, और रात की बजाय देर रात तक पढ़ने से अच्छा है कि आपको सुबह जल्दी उठकर आप 3-3:30 बजे तक उठ जाइए और अपना 6-7 बजे तक का शेड्यूल बना लीजिए। उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा, आपकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं अब अगले लेक्चर में आपको मिलूंगा, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।